हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडीएस का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो ये आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो पहले पार्ट 1 देख लीजिएगा, ठीक है, वो अपलोडेड है ऑलरेडी। सो आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे ही पार्ट 3 पार्ट 4 करके कम से मैं जानता हूँ बुक्स में जो है ये 3 चैप्टर्स में है, ठीक है, और सब एक दूसरे से लिंकअप होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, इसलिए इन तीनों चैप्टर्स को मिला के मैं एक ही चैप्टर बोलता हूँ, एडीएएस, ठीक है। और इसी का 2-3 पार्ट आएगा, उसके बाद एक पूरा पार्ट रहेगा ना जिसमें हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। जितने भी टाइप्स के होते हैं और जो बोर्ड के हिसाब से क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। इसलिए मैं कोई न्यूमेरिकल पार्ट कवर नहीं कर रहा हूँ। हाँ, फॉर्मूला का जो एक्सप्लेनेशन है या डेरिवेशन है वो हम देख लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है ये बस समझने के लिए, एग्जाम वगैरह में ऐसा पूछा नहीं जाता है, रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस। एपीसी एपीएस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई वाई, और एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, एस बाई वाई, ठीक है। सो इनकम को हम जानते हैं, या तो हम कंज्यूम करेंगे या फिर क्या करेंगे, सेव करेंगे, ठीक है। सो जो आपने मैथमेटिक्स में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि डिवाइडिंग इनकम फ्रॉम बोथ द साइड्स, वही यहाँ पे किया गया है। वाई बटे वाई हो गया, सी बटा वाई आप जानते हैं, जिसको हम इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, अभी मैंने बताया है, एपीसी कहते हैं। और एस बटा वाई को हम क्या कहते हैं, एपीएस कहते हैं, ठीक है। सो इन दोनों को काटने पे ये क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, एपीसी आ गया प्लस एपीएस आ गया, यानी कि ये आपका एक रिलेशनशिप बन गया कि 1 इक्वल टू एपीसी प्लस एपीएस होगा। तो मान के मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दे दिया हूँ, मान लीजिए 0.7 एपीसी है तो 0.3 क्या होगा, आपका एपीसी होगा। एवरेज आप कितना कंज्यूम कर रहे हैं, और आप एवरेज, सीधी सी बात है, आप नॉर्मल इस रिलेशन को याद रखिए। जैसे कि 100 रुपया है और मैं बोल रहा हूँ 70 रुपये आप खर्च कर रहे हैं, तो ये ऑलरेडी न्यू है कि 30 रुपये आप क्या कर रहे होंगे, सेव कर रहे होंगे, ठीक है। ये उसी रिलेशनशिप पे बना हुआ है। नेक्स्ट है आपका रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस। इसका भी फॉर्मूला आप पीछे पढ़ चुके हैं। चेंज इन सी बटा चेंज इन वाई होता है एमपीसी, और एमपीएस क्या होता है, चेंज इन एस बटा चेंज इन वाई, ठीक है। यानी कि आपके जो इनकम में चेंज हुआ है उसके वजह से कंजप्शन में कितना चेंज है, और यहाँ पे इनकम में कितना चेंज हुआ है तो उसके वजह से सेविंग में क्या चेंजेस है, उसको हम एमपीएस कहते हैं, ठीक है। तो सेम ही कॉन्सेप्ट ऊपर वाला है, चेंज इन इनकम होगा तो कहीं ना कहीं आपके कंजप्शन और सेविंग में भी चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो डिवाइडिंग चेंज इन वाई बोथ द साइड, फिर इसको हमने डिवाइड किया और ये आ जाएगा वैल्यू 1। इसको हम क्या बोलते हैं, एमपीसी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं हम, एमपीएस। तो ये भी एक रिलेशन बन गया, ठीक है। नेक्स्ट है, ये अगेन एग्जाम में पूछा नहीं जाता है या बनाने नहीं आएगा, डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजप्शन कर्व। यानी आपको सेविंग कर्व से क्या बनाना है, कंजप्शन कर्व बना रहा है। पहले आप ये याद रखिएगा, मान लीजिए इनकम 0 है, कंजप्शन आप 40 का कर रहे हैं, तो सेविंग क्या होगा आपका, -40 होगा। ऐसे करके हमने बहुत बार टेबल्स बनाए हैं, ठीक है। तो इसी बेसिस पे देखिए, ये मैंने ड्रॉ तो कर दिया है, मैं यहाँ पे प्रोटोटाइप बना देता हूँ आपके लिए। बोला क्या जा रहा है, सेविंग कर्व से बनाना है, तो ठीक है, पहले हम सेविंग कर्व ड्रॉ कर लेंगे। ये मान लीजिए आपका 0 हो गया, ठीक है। सेविंग क्या है, -40 है, यानी नीचे से शुरू होगा, 0 से नीचे। तो कुछ मैंने ऐसा ड्रॉ कर दिया, ऊपर की तरफ जाता है, धीरे धीरे सेविंग बढ़ती है, ये 0 हो गया, फिर धीरे धीरे पॉजिटिव में आता है, ठीक है। ये मैंने ड्रॉ कर दिया। अब इसका जो ये पॉइंट है ये क्या कहलाता है, ब्रेक इवन पॉइंट। यहाँ पे क्या होता है, सेविंग 0 होता है, ठीक है। अब इस पॉइंट को मैंने ऐसे ऐसे ड्रॉ किया है और यहाँ पे कंजप्शन कर्व ड्रॉ किया है, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे ऐसे ही ड्रॉ कर दे रहा हूँ, लेकिन अगर लिटरली आपको ये और डिटेल में समझना है तो आप बस ये समझ लीजिए कि आप ये टेबल बना लीजिएगा, उसके बाद ड्रॉ करिएगा, तो सेम ऐसा ही होगा, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट है ना, ये एकदम यहीं पे आके मैच करता है आपका, ठीक है। और ये आप जानते हैं, ये सब मैं लिख दे रहा हूँ, ये एस हो गया, ये आपका कंजप्शन कब हो गया, ये सेविंग कब हो गया, एस एस, यहाँ -40 होगा, ये 0 होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, यहाँ पे आप इनकम शो कर रहे हैं, यहाँ पे आप कंजप्शन शो कर रहे हैं, यहाँ पे क्या शेप कर रहे हैं, सेविंग शो कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि आप समझिए ये दोनों पॉइंट हैं ही कौन से पॉइंट, यहाँ पे क्या होता है, ये भी बीईपी है, ब्रेक इवन पॉइंट है। यहाँ पे क्या होता है, इनकम बराबर कंजप्शन के होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे डाटा में ले रहा हूँ, इनकम 200 का है, कंजप्शन 200 का है, सेविंग क्या होगा, तो यही पॉइंट को तो आप बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। तो ये पॉइंट जब कंजप्शन के सेंस में बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, इनकम किसके बराबर है, कंजप्शन के। तो देख लीजिए इनकम किसके बराबर है, कंजप्शन के, तो ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट हो जाता है। सेविंग कर्व में जब ये बात हम करते हैं तो बोलते हैं सेविंग जहां पे 0 होगा वो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। तो देख लीजिए जब इनकम और कंजप्शन बराबर होता है तभी आपकी सेविंग क्या होती है, 0। तो ये दोनों पॉइंट क्या आते हैं, सेम आते हैं, ठीक है।
अब ये आप लोग मुझे कमेंट में बना के बताइएगा, ठीक है ना। डेरिवेशन ऑफ कंजप्शन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व, यानी अब कंजप्शन कर्व पहले आपको ड्रॉ करना है, देन आफ्टर उसके बाद आपको क्या बनाना है, सेविंग कर्व बनाना है, ठीक है। तो डू इट बाय योरसेल्फ और कमेंट करके बताइएगा कि इजीली बन गया या नहीं बन गया, ठीक है। अगर नहीं बना होगा तो वो भी बताइएगा, मैं बता दूंगा, जस्ट उसका अपोजिट है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है इन्वेस्टमेंट। तो आपको याद होगा हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था AD इक्वल टू C+Y, ठीक है। हमने ड्रॉ भी किया था कुछ ऐसा, है ना। और एक यहाँ से 40 था और 40 से हमने एक I बनाया था, ठीक है ना। यहाँ पे 40 था, यहाँ से हमने I बनाया था। तो हमने वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट लिया था वो कैसा लिया था, ऑटोनोमस लिया था, ठीक है। और मैंने बताया भी था, बस आपको यहाँ पे हम ऑटोनोमस क्यों लेते हैं, क्योंकि इजीली आप समझ सकें और पढ़ सकें, ठीक है। इसलिए आपके बुक में जो लिया गया है वो क्या लिया गया है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जबकि रियल में ऐसा नहीं होता है। आप ही अपने सेंस से बताइए, आपके फादर की जो इनकम है, मैंने बोला है ना पूरे मैक्रो को, मतलब ये पूरे चैप्टर को हम इंडिविजुअल रूप से समझेंगे। ऐसे हम पढ़ तो रहे हैं मैक्रो की स्टडी, लेकिन अगर आप अपने सेंस से याद रखने के लिए, ये बस एक ट्रिक है कि अगर आप अपने सेंस से समझ गए तो ये भी समझ जाएंगे। तो नॉर्मली आप बताइए, आपके फादर की इनकम बढ़ती है तो उनका इन्वेस्टमेंट क्या बढ़ता है या घट जाता है? जाहिर सी बात है बढ़ता है। सेम इकोनॉमी के साथ भी होता है, जैसे जैसे इनकम में चेंज आता है वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट को हम कहते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और सेकंड को कहते हैं ऑटोनोमस। पहले देखते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होगा। डिपेंड्स ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी कि इनके सेंस में क्या है कि प्रॉफिट जितना से ज्यादा मैक्सिमाइज हो, ठीक है। दूसरा क्या है, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इनकम लेवल, यानी इनकम लेवल से ये इन्फ्लुएंस हो जाए। अगर इनकम बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है हम इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ाएंगे, हमें प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा अर्न करना है, ठीक है। ये इनकम इलास्टिक होता है और अधिकतर आपको कहाँ दिखेगा, प्राइवेट सेक्टर में दिखेगा। इसका डायग्राम देख लीजिए, ये इनकम है, ये इन्वेस्टमेंट है। इनकम जैसे ही बढ़ा है वैसे हमने अपना इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा दिया है, ठीक है। सो ये ग्राफ होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का। सेकंड आपका है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, नॉट अफेक्टेड बाय चेंजेस इन द लेवल ऑफ इनकम, यानी लेवल ऑफ इनकम बढ़े घटे इससे ये इन्फ्लुएंस नहीं होता है, अफेक्ट नहीं होता है। इनकम इन इलास्टिक होता है और अधिकतर आपको कहाँ दिखेगा, गवर्नमेंट सेक्टर में। क्यों, गवर्नमेंट का जो सेंस है, यानी उसका जो सेंस है वो प्रॉफिट अर्न करने का नहीं है, सोशल वेलफेयर करने का है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज वो जो प्रोवाइड कर रही है, रोड रेलवेज बना रहे हैं, वो प्रॉफिट के सेंस से नहीं, सोशल वेल, उसके बदले वो कुछ पैसे लेते हैं, ऐसा नहीं है कि फ्रीली देते हैं, लेकिन उनका जो अर्न करने का तरीका होता है वो कभी भी प्रॉफिट अर्न करने के सेंस से नहीं होता है कि हम ज्यादा प्राइसेस रख दें कि कोई खरीद ही ना पाए, सर्विसेज ले ही ना पाए। बड़ा नॉमिनल ही फी रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इनकम बढ़ा है लेकिन इन्वेस्टमेंट अभी भी देखिए नॉर्मल है, ठीक है ना। यानी इनकम के हिसाब से हम इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं ला रहे हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट क्या है हमारा, ऑटोनोमस है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट सेक्टर में ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, ये टॉपिक, अच्छा अब जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ये सब 5 मार्क्स वाले टॉपिक है, ठीक है ना। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ये सब 5 मार्क्स वाले टॉपिक हैं और बड़े बड़े टॉपिक हैं, इसलिए आराम से बैठ के लेक्चर को ध्यान से सुनिए, ठीक है। फर्स्ट क्या है टॉपिक, इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। तो अकॉर्डिंग टू किन्स, जानते हैं आप, इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने एक थ्योरी दी, एन इकोनॉमी इज एन इक्विलिब्रियम व्हेन AD फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बिकम इक्वल टू AS। यानी क्या कह रहा है, जब भी AD इक्वल टू AS होगा तो हम बोलेंगे कि हमारी इकोनॉमी जो है वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है। क्या है, इक्विलिब्रियम में, ठीक है। अब अप्रोचेज, यानी इक्विलिब्रियम को फाइंड करने के तरीके क्या है, तो हमारे पास दो तरीके हैं। आपने AD इक्वल टू C+I का मॉडल पढ़ा है, AS इक्वल टू C+S। अगर हम इसे यहाँ पे लिख रहे हैं AD इक्वल टू AS, C+I और C+S, C कट गया, बच क्या गया हमारे पास I और S, यानी हमारे पास दो अप्रोच हो गए। फर्स्ट हो गया ADS अप्रोच और सेकंड हो गया हमारा SI अप्रोच, ठीक है। इन दोनों अप्रोचेस से हम इक्विलिब्रियम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले लेते हैं AD और AS अप्रोच, ठीक है। अकॉर्डिंग टू किन्सन थ्योरी, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज डिटरमाइंड व्हेन AD, यहाँ पे प्लांट एक्सपेंडिचर के बारे में बात हो रही है। प्लांट अनप्लांट क्या होता है वो लास्ट टॉपिक में हम समझेंगे। फिलहाल आप ये समझ के चलिए कि AD यहाँ पे AS के बराबर होगा, वही हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, ठीक है। सो मैंने एम्प्लॉयमेंट बना दिया है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, इनकम लिख दिया, कंजप्शन लिख दिया, सेविंग लिख दिया, इन्वेस्टमेंट लिख दिया। हम इन्वेस्टमेंट क्या ले रहे हैं, ऑटोनोमस ही ले रहे हैं, 40, 40, 40। अब इस पॉइंट पे देखिए आप, AD क्या होता है C+I, तो C और I को हमने जोड़ दिया है। AS क्या होता है C+S, तो C+S को जोड़ दिया है हमने, ठीक है। और ये हमने प्रूव भी किया था
कि जो हमारा नेशनल इनकम होता है वो एएस के बराबर होता है। याद होगा आपको ये वाला डायग्राम, ठीक है, जो एएस, और इसलिए हम यहाँ पे स्लैश लगा के नेशनल इनकम भी लिखते हैं, ठीक है। चलिए, सो ऊपर के इस एरियाज में देखिए तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है, एडी की वैल्यू ज्यादा है, एएस की वैल्यू कम है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप यहाँ देखिए, एडी क्या है, कम है, 480 है, यहाँ 500, 560 और 600, यानी एडी कम है, एएस ज्यादा है, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है, एग्रीगेट डिमांड क्या है, कम है। सिर्फ ये पॉइंट ऐसा है जहां पे क्या है, इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, क्योंकि एडी इक्वल टू एएस हो गया। देखो याद रखोगे, हमेशा इकोनॉमी क्या होगी, इक्विलिब्रियम में ही आने की कोशिश करेगी, ठीक है ना। अब जब इक्विलिब्रियम में नहीं है तो कभी वो कुछ चीजें ज्यादा हो सकती हैं या कुछ चीजें घट सकती हैं, ठीक है। लेकिन इकोनॉमी हमेशा कोशिश क्या करेगी, इक्विलिब्रियम में आना, वही पॉइंट सबसे सेटिस्फाइड पॉइंट होता है, इसलिए हम उसे इक्विलिब्रियम भी कहते हैं, ठीक है। सो समझते हैं। अब ये तो हमें समझ में आ गया, ये हमने तो थ्योरी में ही पढ़ लिया कि एडी इक्वल टू क्या होगा, एएस होगा, तो हम उसे इक्विलिब्रियम कह देंगे। लेकिन अगर ये सिचुएशन चल रहा है तो इकोनॉमी में क्या हो रहा है, और ये सिचुएशन इकोनॉमी में चल रहा है तो क्या होता है, वो समझते हैं। फर्स्ट है, एडी इज ग्रेटर देन एएस, यानी हम ये समझ सकते हैं एग्रीगेट डिमांड की बात हो रही है, यानी एक आदमी तो डिमांड नहीं कर रहा है, बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं, यानी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो पीपल ज्यादा से ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। अब लोग डिमांड कर रहे हैं तो जो आपके पास स्टॉक रखा हुआ है वो स्टॉक क्या पड़ जाएगा, कम पड़ जाएगा। जैसे मान लो 10 लोग डिमांड कर रहे हैं, आपके पास सप्लाई 5 की है, 5 तो आपने सेल कर दिया, अभी भी 5 लोगों का डिमांड पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपकी जो स्टॉक होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अब आपको क्या करना है, आउटपुट इंक्रीज करना होगा, इसलिए मैंने व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिख दिया, आउटपुट क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा, यानी आपको सप्लाई बढ़ानी होगी। उसके लिए क्या करना होगा, आपको एम्प्लॉयमेंट यानी लेबर आप बुलाओगे, बहुत सारे और लोगों को बुलाओगे कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, जल्दी से जल्दी प्रोडक्शन हो, तो आपको एम्प्लॉयमेंट देना होगा। अब इधर देखिए, अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे देखिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। कब तक बढ़ाया जाएगा, जब तक आप इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ना आ जाए, ठीक है। हमें आना बार बार, या इकोनॉमी को बार बार कहां आना है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आना है, ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अब दूसरे सिचुएशन में क्या हो रहा है, एग्रीगेट डिमांड कम है, किससे, एग्रीगेट सप्लाई से, यानी पीपल्स डिमांड नहीं कर रहे हैं। अब डिमांड नहीं कर रहे हैं, ऐसा समझ के चलिए कि 5 लोग डिमांड कर रहे हैं, सप्लाई आपके पास 10 है, तो 5 को तो आप सेल कर दिए, बच कितना गया आपके पास, 5 बच गया, यानी ये स्टॉक पड़ा रह गया आपके पास, ठीक है। तो मैं लिख दिया हूं, प्लांट इन्वेंट्री क्या हो गया आपके पास, ज्यादा शो हो रहा है। अब क्या होगा, आपको आउटपुट क्या करना होगा, डिक्रीज करना होगा। यहां मैंने लिखना मैं भूल गया हूं, आप लोग लिख लोगे, नौकरी गई, तो आउटपुट डिक्रीज करना होगा। डिक्रीज करने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि अब जब तक ये 5 जो हमारे पास बचा हुआ नहीं है, सेल नहीं होगा, तब तक हम नया सप्लाई क्यों बनाएंगे, हम क्यों प्रोडक्शन करेंगे, जब तक हमारा यही जो स्टॉक बचा रह गया वो सेल ना हो। तो जाहिर सी बात है, अब जब तुम अपना काम रोक रहे हो, अपनी फैक्ट्री को रोक रहे हो, तो बहुत सारे लोगों की नौकरी जाएगी, ठीक है। तो किसी बच्चे ने एक बार क्वेश्चन पूछा था मुझसे कि सर ये तो डायरेक्ट इंक्रीज होते जा रहा है, नहीं, हमें बार बार घूम घूम के कहाँ आना है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, यानी कि एक सेकेंड, हाँ, यानी कि ये देखो इंक्रीज कर रहा है, कब तक, जब तक इस पॉइंट पे ना आ जाए। और ये जो इंक्रीज हुआ है, ऑलरेडी हो चुका है ज्यादा, अब ये क्या होगा, घट के 50 पे जाएगा, फिर 50, यानी 10 मान के चलो, 10 लोगों को हमने नौकरी से निकाल दिया, फिर भी हमारे पास सप्लाई बचा हुआ, तो और 10 लोगों को हम क्या करेंगे, निकालेंगे, और फिर हम कहाँ आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाएंगे, ठीक है। तो बार बार हमें आना कहाँ है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आना है, ठीक है। चलिए डायग्राम देख लेते हैं। इनकम आउटपुट नीचे एम्प्लॉयमेंट हो गया, ये आपका एग्रीगेट सप्लाई का हो गया, जिसको हम यहाँ 45 डिग्री डाल देते हैं, और ये आपका एडी हो गया। ये पॉइंट क्या हो गया, इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया, ठीक है ना, जहां पे क्या है, एडी इक्वल टू एएस है, ठीक है। ये पॉइंट क्या है, इक्विलिब्रियम, जहां पे एडी इक्वल टू क्या है, एएस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। एक अप्रोच हमने पढ़ लिया एडीएस, सेकेंड अप्रोच क्या है, एसआई अप्रोच, ठीक है। इसमें क्या हम बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज डिटरमाइंड एट ए लेवल व्हेन प्लान्ड सेविंग एस इक्वल टू आई होना चाहिए, ठीक है। तो हमने डाटा बनाया, इनकम वही जो हम बार बार ले रहे हैं जब से हमारा लेक्चर शुरू हुआ एडीएस का, कंजप्शन भी वही ले लिया, सेविंग ले लिया, आई भी ले लिया। जहां पे हमारा क्या है, सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है, उसको हमने क्या बोल दिया, इक्विलिब्रियम पॉइंट, इसको क्या बोल दिया, इक्विलिब्रियम, ठीक है। इस पोजीशन पे क्या हो रहा है, सेविंग क्या है हमारा, कम है, किससे, इन्वेस्टमेंट से, यानी इन्वेस्टमेंट यहां ज्यादा है, और सेकंड वाले में क्या हो रहा है, सेविंग हमारा ज्यादा, इन्वेस्टमेंट कम है। अब अगेन ये तो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, सेटिस्फाइड पॉइंट है, यही होना चाहिए इकोनॉमी में, लेकिन ये दोनों सिचुएशन भी बन रहे हैं, और ये दोनों सिचुएशन को हम समझते हैं। फर्स्ट,
सेविंग यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है किससे, इन्वेस्टमेंट से। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि सेव जो हाउस होल्ड्स हैं, ठीक है ना, आपने 4 सेक्टर्स पढ़े हैं, फर्स्ट ही टॉपिक में आपको पढ़ाया गया था, हाउस होल्ड सेक्टर होता है, गवर्नमेंट सेक्टर होता है, फॉरेन सेक्टर होता है। तो जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो क्या कर रहा है, कंज्यूम नहीं कर रहा है ना, गुड्स का ज़्यादा डिमांड नहीं कर रहा है, तभी तो वो पैसा सेव करके रख रहा है ना। अगर वो डिमांड करता तो जाहिर सी बात है कंजप्शन ज़्यादा होता। तो हाउस होल्ड क्या कर रहे हैं, कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। अब हाउस होल्ड कंज्यूम नहीं करेंगे तो जो आपने बना के रखा है स्टॉक, वो क्या रह जाएगा, आपका बचा रह जाएगा। बचा रह जाएगा तो आप फिर क्या करोगे, प्रोडक्शन को डिक्रीज करोगे। क्या करोगे, प्रोडक्शन को डिक्रीज करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट आपका ज्यादा है किससे, सेविंग से। सो यहां पे हाउस होल्ड क्या कर रहे हैं, कंज्यूम ज्यादा कर रहे हैं, और सेविंग क्या कर रहे हैं, बहुत कम कर रहे हैं। अब इससे क्या होगा, जो स्टॉक है, कंजप्शन ज्यादा यानी डिमांड ज्यादा कर रहे हैं वो लोग, डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, तो क्या होगा, आपका जो स्टॉक है वो घट जाएगा। यानी लोग क्या कर रहे हैं, डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, कंजप्शन यानी डिमांड, डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, 10 लोग डिमांड कर रहे हैं, और मान लीजिए सप्लाई जो है वो आपके पास 5 ही है, ठीक है, सारा बिक गया है, 5 लोगों को अभी भी नहीं मिल पाएगा, तो आपको क्या करना है, प्रोडक्शन को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करना है, ठीक है। अब इसे देखते हैं ग्राफ में। आपको पता है सेविंग का ग्राफ ऐसे बनता है, निगेटिव से होते हुए ये पॉजिटिव की तरफ बढ़ता है, ठीक है। ये 40 है, ये 40 पे ही हमने देख लीजिए, 40 हमने लिया है इन्वेस्टमेंट को, तो 40 को यहाँ ड्रॉ कर दिया। ये पॉइंट क्या है, बीपी, जहां पे क्या है, एस इक्वल टू आई है, ठीक है, देख लीजिए, क्योंकि 40 पे ही है ना। एक सेकेंड, इसको मैं छोटा कर देता हूं थोड़ा, आई थिंक अब दिख जाएगा आपको, ठीक है। देखिए सेविंग कितने पे है, 40, इन्वेस्टमेंट कितने पे है, 40, तो 40 पे हमने आई ड्रॉ कर दिया, ये हमारा 40 है, तो यहाँ पे सेविंग का ये जो कर्व है, ये देखिए यहाँ पे आके बाइसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट हो गया। इसी पॉइंट से हमने क्या किया, एडीएस को भी जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, क्योंकि एडी इक्वल टू एस है, ये दोनों पॉइंट मैच कर जाते हैं। अगर आप पूरे नंबर्स को लेके भी लिख के ट्राई करेंगे घर पे, तो ये पॉइंट मैच करता है, ठीक है ना। तो ये आपका ग्राफ हो गया किसका, एसआई अप्रोच का, ठीक है। तो ये सब 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब एक बात आप मेरी ध्यान से सुनेंगे, अभी हम सिर्फ इस टॉपिक में, ये टॉपिक पूरी तरीके से, इसमें एक टॉपिक कभी पूछा जा सकता है, नहीं तो जो और सारी चीजें हम पढ़ेंगे ये सिर्फ फॉर्मूला को हम समझेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन को सॉल्व हम पूरे एक लेक्चर में करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था कि मैं हायरार्की वे में बताऊंगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे फर्स्ट हायरार्की, यानी मैं बोलूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से अगर प्रैक्टिकल आता है तो सबसे पहले यही वाला आता है, ठीक है। मैं ऐसे 2 हायरार्की अभी बता देता हूं। फर्स्ट नंबर पे आता है ये वाला क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का। सेकंड नंबर पे एक और चीजें होती हैं, मैं ऐसे ऑटोनोमस बना दे रहा हूं। थर्ड पे आपने वही जो एपीसी निकालना, एपीएस निकालना, एमपीसी निकालना और एमपीएस निकालना, ये आपका थर्ड टाइप का क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। यानी चांसेस, सबसे ज्यादा चांसेस, इसके चांसेस तो 99% रहते हैं, ठीक है। सेकंड पे ये, थर्ड पे ये, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझना है फॉर्मूला को। Jenkins believed that an initial increment in investment increases the final income by many times. So अगर हम इनकम में कुछ चेंज कर रहे हैं, सॉरी इन्वेस्टमेंट में कुछ चेंज कर रहे हैं, तो हमारा नेशनल इनकम भी क्या होता है, इंक्रीज करता है। मैं एक अच्छा एग्जांपल दूंगा आपको। दूसरा पॉइंट देखते हैं, मल्टीप्लायर इज द रेट ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। अब इस पहले एक कहानी को याद रखिएगा आप। मान लीजिए मेरा कोई स्टूडेंट है, ठीक है, मेरा कोई स्टूडेंट है, वो किसी चीज़ की प्रिपरेशन करना चाहता है, वो उसने मुझे फ़ोन किया कि सर पैसे की बहुत अर्जेंट नीड है, मैं ऐसा प्रिपरेशन करना चाहता हूँ, घर से सपोर्ट नहीं है। मैंने उसको 1.5 लाख रुपीज़ दिया। अब आप ध्यान से समझते चलना, मान लो मेरा नाम धीरज है, तो मैंने इसको पैसे ये दिए 1.5 लाख। मेरे लिए ये क्या है, तो बोलोगे सर आपके लिए तो एक्सपेंस है, आपने तो खर्च किया है, ठीक है। इस बच्चे के लिए क्या है, तो बोलोगे सर इसके लिए तो इनकम है, इसको पैसा आया है, ठीक है। अब ये बच्चा क्या किया, एक बुक स्टोर गया और अपने किसी भी जिस चीज़ का वो प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए उसने बुक्स खरीदे। मान लीजिए 50,000 का उसने बुक खरीदा है, ठीक है। अब इस स्टूडेंट के लिए 15K क्या है, तो बोलोगे सर आप एक्सपेंस है। मैं बोलूँगा बुक स्टोर के लिए क्या है, तो सर ये तो इनकम है। अब इसने जो बुक दे दी है, अब ये बुक वापस जाके खरीदेगा, ठीक है। मान लो इसने 10,000 की बुक को 15,000 में बेचा है, एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। तो मान लो ये फिर वो 10,000 का बुक खरीद के आएगा किसी होलसेलर के पास, तो इसके लिए 10,000 क्या है, एक्सपेंस है।
इस होलसेलर के लिए क्या है, इनकम है। यानी मैं बोल रहा हूं यहां मैंने जो एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट किया है ना, ठीक है, ऐसे हम एक्सपेंस बोल रहे हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट मान के चलो, तो अगर मैंने इन्वेस्टमेंट किया तो देखो वो कितने लोगों के इनकम को बढ़ा रहा है। सेम केस होता है जैसे गवर्नमेंट कोई ब्रिज बनाती है, एक और एग्जांपल सुन लो, जैसे गवर्नमेंट बना रही है 40,000 करोड़ का एक ब्रिज, ठीक है, किसी भी एक एरिया में, तो वहां पे अब सीमेंट वाले को पैसा मिलेगा, जूनियर इंजीनियर्स जो होंगे उनको पैसा मिलेगा, ब्रिक्स वाले लोगों को पैसा मिलेगा, बहुत सारे लेबर्स को नौकरी मिलेगी तो उनका इनकम बढ़ेगा। तो देख रहे हो एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट कितने लोगों का इनकम बढ़ा रहा है, ठीक है ना। तो छोटा सा हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो इनकम को बहुत इंक्रीज करता है, ये इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है ना। चलिए अब समझते हैं फॉर्मूला। 3 फॉर्मूला है, तीनों फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। रिलेशनशिप याद नहीं भी रखोगे लेकिन फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट क्या है, के, किन्स का नाम है इसलिए के से हम डिनोट करते हैं, ऐसे ये इसका सेंस होता है मल्टीप्लायर का, यानी पैसा कितना मल्टीप्लाई हो रहा है हमें ये पता करना है। तो इन्वेस्टमेंट है, मान लो मैंने 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और वो 10,000 करोड़ बन गया, यानी इनकम में जो चेंज आया वो कितने का आया, 10,000 करोड़ का, यानी 10 टाइम्स पैसा क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। मैंने यहाँ मजाक में लिख दिया है, पैसे से ही पैसा बनता है, ठीक है, और ये बात रियल भी है लेकिन मजाक ही नहीं है सिर्फ। चलिए अब पढ़ते हैं मल्टीप्लायर का रिलेशन एमपीसी से क्या है। तो मैंने यहां लिखा है डायरेक्ट रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। एमपीसी का मतलब हम पढ़ के आ चुके हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि आपके इनकम में कितना चेंज आया उसकी वजह से आपके कंजप्शन में क्या चेंज है उसको हम एमपीसी बोलते हैं, ठीक है सर। अब मैंने यहां लिखा है जितना ज्यादा इनकम उतना ज्यादा कंजप्शन। अब जाहिर सी बात है मैंने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, किसी और को इनकम हुआ, इनकम होगा तो इनकम के आप जानते हो 2 काम है, या तो वो कंजप्शन करेंगे या तो सेव करेंगे, ठीक है। एक का एक्सपेंडिचर क्या होता है, दूसरे के लिए इनकम होता है। तो मैंने यहाँ पे रिलेशनशिप पहले बना दिया, उसको समझाया बाद में। एमपीसी घटेगा तो मल्टीप्लायर भी घटेगा, डायरेक्ट रिलेशन में यही होता है। एमपीसी बढ़ेगा तो मल्टीप्लायर भी बढ़ेगा, कैसे वो समझते हैं। हाँ सॉरी, हाँ देखिए मल्टीप्लायर रिलेटेड टू एमपीसी, अभी जो ऊपर पढ़े वही सेम टॉपिक को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। इनकम इक्वल टू सी प्लस आई होता है, चेंज इन इनकम होगा तो चेंज इन सी बटा चेंज इन आई, ठीक है, दोनों में चेंज आएगा इनकम के चेंज होने की वजह से। चेंज इन वाई को हमने बोथ साइड से डिवाइड किया तो ये 1 हो गया। चेंज इन सी बटा चेंज इन वाई को हम एमपीसी बोलते हैं। चेंज इन आई बटा चेंज इन वाई इसको 1/k बोलेंगे, कैसे, इधर आपने एक फॉर्मूला अभी पढ़ा है, जस्ट एक सेकेंड। चेंज इन वाई था यहाँ, चेंज इन आई नीचे है, यहाँ पे क्या है, चेंज इन आई ऊपर है, ठीक है ना, क्योंकि हमने यहाँ चेंज इन आई ऊपर लिया था, ठीक है ना, इसके नीचे हमने वाई से डिवाइड किया है तो 1/k कर दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब हो गया 1 इक्वल टू एमपीसी बाई 1/k, तो k इक्वल टू हो गया 1/1 माइनस एमपीसी, ये आपका सेकंड फॉर्मूला हो गया, इसलिए मैंने यहाँ सेकंड डिनोट कर दिया है, ठीक है। अब आपने जो सर अभी रिलेशन पढ़ा है कि सर एमपीसी बढ़ेगा तो मल्टीप्लायर भी बढ़ेगा, एमपीसी घटेगा तो मल्टीप्लायर भी घटेगा, ये रिलेशन है, इसको हम एक बार न्यूमेरिकल तरीके से देख के समझ लेते हैं। मान लीजिए मैंने एमपीसी की वैल्यू ली है 0.9, ठीक है, यहाँ देख लीजिए एमपीसी है तो 0.9 वैल्यू ली है, तो माइनस किया 1 में से तो 1.1 आ गया, 0.1 आ गया, 1 बटा 0.1 यानी 100/10 इक्वल टू 10 टाइम्स। अब मैं देखो यहाँ 9 से वैल्यू इसकी घटा के कर रहा हूँ 0.5, तो 1 में से 0.5 गया तो 1 बटा 0.5, पॉइंट हटा तो ऊपर 0 गया, 10/5 इक्वल टू क्या हो गया, 2 टाइम्स हो गया। यानी कि जैसे ही मैंने एमपीसी की वैल्यू घटाई है वैसे ही हमारा क्या हो गया, मल्टीप्लायर भी घट गया, यानी ये चीज प्रूव हो रही है, ठीक है। चलिए तो ये याद रखेंगे, एमपीसी की वैल्यू बढ़ती है तो मल्टीप्लायर भी बढ़ता है, एमपीसी की वैल्यू घटेगी तो मल्टीप्लायर भी घटता है। सेकेंड चीज पे चलते हैं कि मल्टीप्लायर का रिलेशन एमपीएस से कैसे है। तो अभी हमने ऊपर सबसे लेक्चर के स्टार्टिंग में पढ़ा 1 इक्वल टू क्या होता है, एमपीसी प्लस एमपीएस, ठीक है सर। अब मैं इसको इधर लेके आ रहा हूं तो एमपीसी इक्वल टू मैंने एमपीएस ये लेके आ रहा हूं तो 1 माइनस एमपीसी हो गया, ठीक है। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, जस्ट ऊपर पढ़ा, के इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस एमपीसी, इसको 0.1 बना दिया। अभी यहां पे देखिए इस पॉइंट को देखिए, ये 1 हो गया, इसको मान लीजिए 2 हो गया, इसको इस फॉर्मूला में मैं इसे ऐड कर रहा हूं, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। ये 1 माइनस एमपीसी है, 1 माइनस एमपीसी किसके इक्वल टू है, एमपीएस को है,
तो क्या मैं इसके जगह पे एमपीएस लिख सकता हूं? तो बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं। तो ये हमारा तीसरा फॉर्मूला हो गया। इसको मैंने ऐसे मार्क नहीं किया है, आपको नोट्स मिल जाएगा तो आप मार्क कर लेना। ये आपका तीसरा फॉर्मूला होगा। और ये रिलेशन कैसा बन रहा है? इनवर्स। इसको भी चेक करके देख लेते हैं। 1 है, एमपीएस की वैल्यू 0.5 ली, तो ऊपर 0 चला गया, 10/5 क्या हो गया? 2 टाइम्स। ठीक है, यहां से वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। कितना वैल्यू लिया? 0.2, पॉइंट हटा, ऊपर 10 डाल दिया, कितना हो गया? 10/2, 5 टाइम्स। यानी ये यहां से घटा और यहां से ये क्या हो गई? ये वैल्यू बढ़ गई है। यही मैंने लिखा है, एमपीएस की वैल्यू घटेगी तो मल्टीप्लायर क्या होगा? बढ़ेगा। एमपीएस की वैल्यू जब इंक्रीज होगी तो मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा? घट जाएगा, यानी इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, ये 3 फॉर्मूलाज को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से ही न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन ये 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। अगर आपने क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, जो कि बैंकिंग मैंने पढ़ाई है, अगर उसको ध्यान से पढ़ा है तो ये आपके लिए बच्चों का खेल है। ठीक है, अगर उसे नहीं समझा है तो ये थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत होगी। ठीक है, एजम्पशन, हम ऐसा मान के चल रहे हैं इस प्रोसेस को या इस वर्किंग को समझने के लिए कि एमपीसी हमारा 0.9 हम लेके चलेंगे। तो हमने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा सर? कि जैसे हम इन्वेस्ट करते हैं हमारे इनकम में चेंज आता है, और इनकम का काम क्या है? या तो हम कंजप्शन करेंगे या तो सेव करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ, तो फर्स्ट जो चेंज आया वो कितने का आया? 1000 करोड़ का चेंज इन इनकम, तो 1000 करोड़ मैंने लिख दिया। अब चेंज इन सी कितना आएगा? चेंज इन एस कितना आएगा? तो हम इसको निकाल लेते हैं। यहां मैंने निकाल दिया ऐसे आप लोगों के लिए। एमपीसी क्या होगा? चेंज इन सी बटा चेंज इन वाई, यही फॉर्मूला है। एमपीसी को हमने यहां एज्यूम करके रखा है कितना? 0.9। ठीक है, चेंज इन सी कितना है वही निकालना है, और जो आपका चेंज इन इनकम दिया है कितना है? 1000 करोड़, तो यहाँ 1000 लिख दिया। सो चेंज इन सी हमारा कितना आ गया? 900। अब हमने पढ़ा है या तो कंजप्शन होगा, ये फॉर्मूला याद करो, y इक्वल टू सी प्लस एस। अब यहाँ पे हम चेंज में पढ़ रहे हैं तो इसको चेंज कर दो, चेंज इन y चेंज इन c प्लस चेंज इन s। तो चेंज इन c तो हमारा 900 निकल गया है, तो जाहिर सी बात है 100 होगा। कौन? हमारा चेंज इन s। ठीक है ना, माइनस करके भी निकाल सकते हो। तो ये हमारा 100 हो गया। अब जितना कंजप्शन किया है, मैंने बताया ना, एक का खर्चा दूसरे के लिए इनकम, तो 900 का खर्चा मान लीजिए किया है, तो वही दूसरे के लिए क्या हो गया? इनकम हो गया। तो 900 हमारा इनकम हो गया। फिर अगेन 900 को ऐसे ही पुट करके देखेंगे। एमपीसी की वैल्यू क्या है? 0.9। चेंज इन सी ऊपर लिख दिया, नीचे कितना है? 900। 9 9 जा 81, तो 810 हो गया। तो 810 को यहाँ लिख दिया और ये यहाँ लिख दिया। अब ये हमें सब नहीं लिखना है, 2-3 वैल्यू हमने लिख दिया है। जैसे हमने क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक किया था, फॉर्मूला लिख के हम निकाल देते थे कितना बढ़ेगा, उसे हम डायरेक्ट लिख देते हैं। तो यहाँ पे भी फॉर्मूला हमने पुट किया, k इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी। 1 माइनस क्या लिया है एमपीसी का वैल्यू? 0.9, तो 0.9 हमने लिख दिया। माइनस करेंगे तो 0.1 होगा, पॉइंट कटेगा, ऊपर 0 चल गया, यानी 10 टाइम्स। यानी ये जो है ये 10 टाइम्स बढ़ेगा। ये जो 900 है ये हमारा 9000 हो जाएगा, और जो 1000 है हमारा वो क्या हो जाएगा? 10,000 करोड़। ठीक है, तो ये है वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। अब एक ट्रिक सुनिए जो कि बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। क्या होता है? ये सेम एग्जांपल आप क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक में भी पढ़ेंगे, तो यही वैल्यू होती है, और बच्चे ये वैल्यू याद कर लेते हैं। 1000 है, यहाँ 900 होगा, यहाँ 100, फिर 900, 810, 90, ये याद करके बच्चे चल जाते हैं और यहाँ पे इसका 10 टाइम्स कर देते हैं। बोर्ड्स ने क्या करना, चालाकी करना क्या शुरू की है, अब वो खुद एजम्पशन दे देते हैं कि आप 0.9 नहीं लोगे, एमपीसी का वैल्यू आप मान के चलोगे 0.5, तो आपको ये बनाना होगा 0.5 के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये सब आपको समझ में आना चाहिए। अगर समझ में नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है आप ये वर्किंग नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, अब है, अब मल्टीप्लायर हमने पढ़ तो लिया है, तो ये क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, आप रट के भी जा सकते हैं। ये आपका आंसर है एमसीक्यू का, कि मल्टीप्लायर का जो मिनिमम वैल्यू है और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। तो आपने अगर लास्ट लेक्चर देखा है तो उसमें हमने निकाला था एमपीसी का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होता है। और एमपीसी का मतलब ही क्या है? चेंज इन सी बटा चेंज इन वाई, यानी आपके इनकम में कितना चेंज आया है उसके वजह से आपके खर्चे में कितना चेंज आया वो हम पता करते हैं। तो मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे समझिए, पहले मैं 100 रुपये कमाता था, अब 200 रुपये कमा रहा हूं, इनकम में मेरा कितना का चेंज है? 100 रुपये का चेंज है। ठीक है, और मान लीजिए खर्चा मैं 50 रुपये करता था, अब 150 रुपये कर रहा हूं। यानी तो मैं ये कहूंगा कि जो इनकम मैंने एक्स्ट्रा कमाया, 100 रुपीज मैंने एक्स्ट्रा कमाया,
वो पूरा मैं एक बार खर्च करके देखूंगा तो क्या वैल्यू आती है, और एक बार पूरा सेव करके देखूंगा तो क्या वैल्यू आती है। ये चीजों को मैंने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में पढ़ाया हुआ है, बस याद दिलाने के लिए बता रहा हूं क्योंकि ये दूसरा लेक्चर है। तो उसमें जब हमने फाइंड किया है तो उसकी वैल्यू दी हुई है, ऑलरेडी दी हुई है। एक की वैल्यू आती है 0 और एक की वैल्यू आती है 1, ठीक है। यानी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू किसका, एमपीसी का 0 से 1 के बीच में होता है। तो अब यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं, एडिशनल जो इनकम है, जो आपने एक्स्ट्रा कमाया, अगर हम पूरा कंजप्शन कर लें, ठीक है ना, ये पूरा लिखा है, पूरा का पूरा कंजप्शन कर लें तो एमपीसी की वैल्यू क्या आती है, 0। तो हमने वही वैल्यू पुट की है एमपीसी में, के इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी, एमपीसी की जगह हमने 0 ले लिया, 1/1 आ गया यानी 1 हो गया, एक वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब एडिशनल इनकम है, उसको पूरा का पूरा सेव कर लेंगे तो एमपीसी की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। तो अब 1 को हमने पुट किया तो 1/1 माइनस 1, 1/0, 1/0 क्या होता है आपका, इन्फिनिटी। यानी हम बोल सकते हैं मल्टीप्लायर लाई करेगा, मल्टीप्लायर का जो वैल्यू है वो लाई करेगा 1 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है आपसे, ठीक है। सीधा यही स्टेटमेंट दे देते हैं कि मल्टीप्लायर की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है। अब ये मल्टीप्लायर का डायग्राम है, ठीक है। ये नॉर्मल डायग्राम है, देखिए आप नॉर्मल, पहले ये देखा जाए एएस बना दिया हमने, एएस या वाई जो भी आप बोल सकते हैं, 45 डिग्री डाल दिए, ये आपका एडी हो गया, ठीक है। एडी को हम C+I बोलते हैं। ये जो डॉटेड लाइन में बन रहा है ये क्या है, ये AD1 मैंने लिखा है, यानी सी तो है, आई भी है, लेकिन ये जो इंक्रीज हुआ है, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हुआ है, वो किसके वजह से हुआ है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट की वजह से। किसके वजह से, चेंज इन इन्वेस्टमेंट की वजह से। तो यहां पे देखिए आपका इनकम में चेंज आया है, तो उसी के वजह से, सॉरी गलत बोल गया मैं, इन्वेस्टमेंट में जो आपने इन्वेस्ट एक्स्ट्रा किया है ना, उसके वजह से क्या हुआ, आपके इनकम में भी चेंज आ गया। तो जो इन्वेस्टमेंट किया तो आपका एडी इंक्रीज किया और इसके वजह से आपका क्या हो रहा है, इकोनॉमी में इनकम भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका मल्टीप्लायर प्रोसेस का फिगर है, ठीक है, ध्यान रहेगा। फिर से बोल रहा हूं मैं, आपने जो इन्वेस्टमेंट में चेंज किया है, इन्वेस्टमेंट में चेंज किया तो उसके वजह से इनकम में कितना चेंज आया, यही ना फॉर्मूला है हमारा, चेंज इन आई बटा चेंज, ठीक है। इन्वेस्टमेंट जो आपने किया उसकी वजह से इनकम में कितना चेंज आया, कितना पैसा मल्टीप्लाई हुआ, यही मल्टीप्लायर है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लायर प्रोसेस का फिगर है, ठीक है। जैसे एग्जाम में ये पूछा जाता है, आपका वर्किंग पूछा जाता है और बोला जाता है कि इसके अकॉर्डिंग फी, तो नंबर्स नहीं लिख रहे हैं आप, नॉर्मल ये फिगर बना देंगे तो काम चल जाता है, मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहीं तक था आपका लेक्चर, ठीक है। अब एक और लास्ट लेक्चर आएगा, द एंड हुआ मेरा नाम है। कोई भी डाउट हो आपको तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए इस लेक्चर से रिलेटेड, ठीक है ना। अगर नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे आपको सारे नोट्स, देखिए नोट्स भी दो तरीके से मिल जाएंगे, कुछ हैंड रिटन नोट्स है मेरे, क्योंकि ये जो मैंने अभी बनाया है यहाँ पे लिख के बनाया है, ये तो मैं भूल जाता हूँ कभी कभी डालना, तो हैंड रिटन नोट से आप काम चला सकते हैं, मेरे ही राइटिंग में है, ठीक ठाक राइटिंग है, ठीक है। तो उसे भी देख के आप नोट्स बना सकते हैं। बाद बाकी और कोई क्योरी है आपकी कि मान लीजिए आपसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है, कोई अदर डिस्ट्रैक्शंस वगैरह हैं, ओवर थिंकिंग वगैरह ज़्यादा आप करते हैं, कैलकुलेशन आपसे प्रॉपर नहीं हो पा रहे हैं, तो भी आप, ये मेरी पर्सनल आईडी है, वहाँ पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एडी का फर्स्ट पार्ट तो हो गया, सेकेंड पार्ट भी हो गया, अभी एक पार्ट और आएगा, सेकेंड पार्ट हो गया, अब एडी का थर्ड पार्ट आएगा। थर्ड मैं कोशिश करूंगा कि मैं पूरा चैप्टर एंड कर दूं, उसके बाद हम इसका एक जो वीडियो आएगा वो पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड रहेगा, वो जो मैंने 3 हायरार्की बताई है उसका न्यूमेरिकल रहेगा और डिफरेंट टाइप का रहेगा, ठीक है ना। यानी वो हायरार्की तो रहेगी कि कौन से टाइप्स का क्वेश्चन आता है, यानी फर्स्ट जैसे मैं बोल रहा हूँ मल्टीप्लायर के क्वेश्चन आते हैं, तो मल्टीप्लायर में भी मैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करा दूंगा जो बोर्ड्स में आते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन में लिख के ले आऊंगा, उसको हम सॉल्व यहीं पे करेंगे, ठीक है। और इसमें फिर दूसरा एक ऑटोनोमस कंजप्शन से रिलेटेड होता है, कंजप्शन फंक्शन वगैरह से रिलेटेड, और तीसरा वही होता है एपीसी, एपीएस, एमपीसी और एमपीएस, ठीक है। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो आप मुझे बताइए, ठीक है, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और मन लगा के पढ़िए, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, एटलीस्ट इकोनॉमिक्स में, ठीक है। सो बाय, फिर मिलते हैं, गुड नाइट।